नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश से जिले में पहुंचा खराब धान, जानकारी लगने पर प्रशासन ने की कार्यवाही, धान को जब्त कर मामले की कर रहे हैं जांच। खराब धान को जिले में खपाने की चल रही है तैयारी। वार्डवासियों का सवाल, समस्या से कब मिलेगी निजात? नगर के वार्ड क्रमांक 3 प्रिंस कॉलोनी का है मामला। मूलभूत सुविधाओं से वर्षों से जूझ रहा है वार्ड क्रमांक 3। टेस्टिंग के नाम पर नगर पालिका बहा रही है हजारों लीटर पानी, सड़कों पर जमा हो रहा पानी, बजबजा रही है गंदगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हुआ आगमन, सर्किट हाउस में पत्रकारों से प्रदेशाध्यक्ष ने की चर्चा, कहा चुनाव में थी विनाश और विकास की लड़ाई, कांग्रेस ने किया प्रदेश की जनता के साथ धोखा। और अब समाचार विस्तार से। भरवेली थाना क्षेत्र के मानेगांव में तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस टीम ने देर रात संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यूपी के धान को जब्त करने की कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने ट्रक से लगभग 675 कट्टी धान जब्त किया है, जिसमें से कुछ माल गोदामों में खाली हो चुका था। इस वजह से गोदाम को भी सील कर दिया गया है। वहीं ट्रक को भी थाने में खड़ा करा दिया गया है। बताया गया है कि एक राइस मिल संचालक के द्वारा यह धान बुलवाया गया था, लेकिन उसके यहां खाली न होकर मानेगांव में किसी अन्य व्यक्ति के गोदाम में धान खाली किया जा रहा था। बता दें कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ है। ऐसे में यूपी का धान यहां आना कई तरह के संदेह को जन्म दे रहा है। जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वाजिब मूल्य मध्य प्रदेश में धान का किसानों को दिया जाता है, जिसका लाभ बिचौलियों और मिलर्स उठाते हैं और अन्य राज्यों से घटिया सस्ता धान लाकर साठ गांठ करके यहां बेच देते हैं या तो मिलिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस मामले में भी इसी तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल तहसीलदार की संयुक्त टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा कि हमें अन्य राज्य का अवैध तरीके से धान लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर देखा गया तो ट्रक के माध्यम से कुछ धान की कट्टियां कैंपस में खाली कराई जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज उनके पास नहीं थे। इस वजह से धान को संदिग्ध मानते हुए जब्ती की कार्यवाही की गई है, जबकि ट्रक को जब्त कर थाने की अभिरक्षा में खड़ा कर दिया गया है। बाइट। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा कि ट्रक के चालक से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि कानपुर से यह धान लाई गई है, जबकि धान की गुणवत्ता काफी खराब है। ऐसा माना जा सकता है कि खराब धान को खपाने के मकसद से धान जिले में लाई गई है। फिलहाल मामले की जांच प्रारंभ है, जिसके बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। सर, ये अभी आपने कार्रवाई करते हुए यूपी का धान पकड़ा है सर, कहाँ आ रहा था और किसके गोदाम से पकड़ाया गया है माल? अभी ठीक 7:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन पर अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर बाहर स्टेट का आया हुआ धान खाली किया जा रहा है। और उस सूचना के आधार पर नागरिक आपूर्ति के जूनियर नागरिक आपूर्ति अधिकारी में और हमारा थाना प्रभारी भरवेली, हम तीनों वहाँ पर पहुँचे तो मौके पर पाया कि ट्रक से एक ट्रक जो यूपी से आया था उससे धान निकाल करके एक व्यक्ति है मानेगांव के, उनके कैंपस में खाली कराया जा रहा है। और पूरा जो धान है वो लगभग 675 कट्टी पाया गया है। 450 से 500 कट्टी धान उनके कैंपस में खाली कराया जा चुका था और बाकी जो धान की कट्टियाँ हैं वो ट्रक में पाई गई थी। चूँकि मौके पर हमने पूछताछ में पता आया कि उनको मौके पर कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं थे, ना बेल्टी थी, और इसीलिए धान को संदिग्ध मानते हुए हमने ज्वाइंट रूप से उसको जब्ती की कार्रवाई की है। और जो ट्रक है वो जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है और बाकी जो कैंपस में माल था वो अभी चूँकि उसको उठाया नहीं जा सकता था, जो कैंपस प्रभारी जो मालिक हैं अभी आगामी कार्रवाई तक के लिए उनकी सुपुर्दगी में दिए गए। उनको निर्देशित किया गया कि जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसमें से किसी प्रकार का हमारा ख्याल न करें। सर, चूँकि धान खरीदी के पास में ही है, वहाँ से लगा हुआ है, तो क्या ये मान सकते हैं कि धान को बाहर का यूपी का जो चावल है उसको यहाँ पे खपाने का प्रयास किया जा रहा था? ये मान सकते हैं अपन? देखिए, इसके बारे में तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु जैसे बाकी जिलों से या बाकी शहरों से जानकारियाँ आ रही हैं कि बाहर के धान ला जा रहे हैं, उसी तरह का यह प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि यूपी इतने दूर से कानपुर से धान यहाँ पर लाना, और हमारे प्रथम दृष्टया जो हमने जाँच की तो धान की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है।
ये संभावना हो सकती है कि इस धान को किसी अन्य जगह पर उसका दुरुपयोग करके खपाया जा सके, तो इसीलिए हम इसको संदिग्ध मानते हुए जब्त किया है। टेस्टिंग के नाम पर नगर के वार्ड क्रमांक 3 में बहाए जा रहे हजारों लीटर पानी से वार्डवासियों में खासा आक्रोश पनप रहा है। पहले वार्ड में गंदगी का आलम पसरा हुआ है, जिसमें टेस्टिंग के नाम पर अब पानी की टंकी से पानी छोड़े जाने से हजारों लीटर पानी से वार्ड की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते वार्ड में गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। बता दें कि बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 स्थित प्रिंस कॉलोनी विगत कई वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए नजर आ रही है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते वार्ड में गंदगी का आलम है। ऊपर से लगातार वार्ड में नल जल योजना के तहत बनाई गई पानी टंकी से रोजाना ही टेस्टिंग के नाम पर छोड़े जाने वाले हजारों लीटर पानी से वार्ड की सड़क जलमग्न हो जाती है, जिससे वार्ड में कीचड़ और गंदगी का आलम दिखाई देता है। वार्ड की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए विगत कई वर्षों से यहां के वार्डवासी नगरपालिका के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आगामी समय में नगरपालिका निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में पुनः वार्डवासियों ने समस्याओं के निराकरण न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। वार्डवासियों ने बताया कि उनके इस वार्ड में पानी निकासी की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, जिसका अब तक निराकरण नगरपालिका द्वारा नहीं किया गया। वार्डवासियों ने बताया कि कई वर्षों से वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब तक सुविधाएं भी नहीं मिली और न ही वार्ड पार्षद ने हमारी सुध ली। उन्होंने बताया कि कभी नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है, तो कभी नवनिर्मित पानी टंकी से बहाया जाने वाला पानी सड़कों पर आता है, जिससे सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। क्या दिक्कत हो रही है? सर यहाँ पे देखिए बहुत तकलीफ है। कल तो एक गाड़ी वाला गिर गया था यहाँ पे, दूध वाला, और बच्चे भी यहाँ से आते जाते हैं, है ना, और सभी लोग मतलब यहाँ से काफ़ी लोग जाना आना है। थोड़ा नाली अगर बन जाए ना यहाँ से साइड से, क्योंकि इधर का पानी इधर उल्टा आ रहा है रोड के ऊपर, और शाम के टाइम इतना पानी बहता है। ये जो पानी जो टंकी से सप्लाई हो रहा है व्यर्थ मतलब बह रहा है पानी। अभी तो कुछ नहीं है पानी, अब शाम के टाइम देखेंगे आकर के तो बहुत पानी बहता है यहाँ से। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसके लिए? दिक्कत है क्या, वही लोग जाने आने वाले जो बेचारे नमाजी आ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, पूरे पैर खराब, कपड़े खराब, है ना। कब से बनी है ये समस्या? ये समस्या रहती है, 12 महीने। परेशानी यही है कि जब से आई हुई सोचती थी, उम्मीद लिए हुए थी कि रोड तो बनेगी, जब मकान है तो रोड भी बनेगा, पर कह के परेशान हो गए। पार्षद इस मामले में सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। पानी आ रहा है ये पानी नालियों का सब जगह का सिमट के आता है, मगर अभी टंकी का पानी बहुत परेशान कर रखा है। हम लोग रोज पढ़ने जाते हैं, कुरान खानी वगैरह वगैरह में आने जाने में खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज कपड़े वाले भी अभी गड्ढा लेके बेचारे गिर गए, पानी सूखता ही नहीं यहाँ का। और ये बारिश में और बुरा हाल हो जाता है। इन दिनों में ये हाल है तो बताइए, ऐसा लगता है मकान बेच दो। वार्डवासी सोहेल खान ने कहा कि वार्ड में जल निकासी की समस्या वर्षों से बनी हुई है। नगर का गंदा पानी वार्ड में आकर जमा हो रहा है, जबकि वार्ड में निर्मित पानी टंकी से टेस्टिंग के नाम पर हजारों लीटर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सड़कें जलमग्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कई बार नगरपालिका सीएमओ को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर जल्द ही समस्याओं से निजात नहीं मिलती है तो आगे चलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर कम से कम जो है ना 6 महीने से पानी की समस्या, नाली रोड निकासी कुछ भी नहीं है, और जल भराव की समस्या बहुत बनी हुई है। और अभी क्या है, जब से ये टंकी वाले पानी छोड़ रहे तो प्रॉब्लम और बढ़ गई है। पानी कहीं निकासी यहाँ पर है नहीं, नीचे पानी कहीं निकलता नहीं है। एक तो रेलवे के किनारे नगर पालिका ने कोई निकासी भी नहीं बनाई है, पूरा पानी आकर यहाँ डंप हो रहा है, निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। कितना पानी डेली का आता है रोड पे? रोज टंकी से डेली जो है ना 3-3.5 लाख लीटर पानी रोज छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? अब वो टेस्टिंग के लिए 2-3 बार वहाँ पर पूछा गया कि इतना पानी क्यों छोड़ रहे हो, तो बताते हैं कि टेस्टिंग हो रही है। अब टेस्टिंग के लिए इतना पानी छोड़ रहे हैं, एक तो वैसे ही हम दलदल में हैं, ऊपर से प्रशासन और परेशान कर रहे हैं। तो नगर पालिका को बोले नहीं क्या? जी, इसको 2-3 बार जो है सीएमओ साहब को भी नगर पालिका में जाकर भी अवगत कराया गया था, जल विभाग में भी बताया गया है कि इस टाइप से पानी छोड़े, उससे परेशानी हो रही है, तो ये बंद करवाए और यहाँ नाली निकासी का कोई व्यवस्था कराए, रोड का व्यवस्था करवाए। कुछ हुआ नहीं अभी तक। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के बाद पहली बार भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे 28 नवंबर को बालाघाट पहुंचे, जहां भाजयुमो के जिला पदाधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान कुछ समय के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा भी की।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में युवा मोर्चा के द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों के बारे में बताया कि युवा मोर्चा उपचुनाव में संगठन ने पूरी ताकत के साथ काम किया। इस पूरे अभियान में युवा मोर्चा को पार्टी ने जो दायित्व व जिम्मेदारी सौंपी थी उसका बखूबी निर्वहन किया गया और चुनाव में भाजपा ने 28 में से 19 सीटों पर जीत प्राप्त की। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने कहा कि उपचुनाव में विकास बनाम विनाश की लड़ाई थी, जिसमें विकास की जीत हुई है। विनाश करने वाले वे लोग थे जिन्होंने प्रदेश के किसानों व युवाओं के साथ झूठ बोला था और भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया गया था। चुनाव के बाद मेरा पहली बार आना हुआ मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, और इस पूरे चुनाव में संगठन ने पूरी ताकत के साथ लगकर काम किया है। युवा मोर्चे की टीम ने भी पूरे मध्य प्रदेश में काम किया है। मैं खुद 28 सीटों के 53 स्थानों पर लगभग 11,500 किलोमीटर की यात्रा तय करके इस पूरे अभियान में युवा मोर्चे को जो पार्टी ने जो डायरेक्शन दिया था, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और हमारे सभी वरिष्ठों के कुशल संगठन में एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव हम सब लोगों ने लड़ा है, जिसका सुखद परिणाम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि ये विनाश बनाम विकास की लड़ाई थी, जिसमें विनाश हारा है और विकास जीत कर आया है। और वो विनाश करने वाले वो लोग थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी के नाम पर झूठ बोला, जिन्होंने मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम पर झूठ बोला, जिन्होंने माताओं, बहनों और बुजुर्गों के साथ ऐसी अनेकों जो योजनाएं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की थी, वो जन कल्याणकारी योजनाएं जिन्होंने बंद की, उनको जनता ने जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। और निश्चित तौर पर जिस नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये नेतृत्व मध्य प्रदेश की जनता के साथ विकास करेगा, न्याय करेगा और निरंतर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसी दिशा पर हम सब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि युवा मोर्चा के द्वारा झूठ बोले कौवा काटे अभियान चलाया गया, जिसमें कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे उसे जनता के सामने लाया गया। इसके अलावा चाय में चौपाल, चौपाल में चर्चा व युवा स्वाभिमान यात्रा सहित अन्य सफल अभियान चलाया गया था, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। वार्ता के दौरान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के द्वारा की जा रही आरक्षण की मांग को लेकर कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस समय जिसकी महती आवश्यकता होगी उस समय सरकार उस दिशा में कार्य करेगी। बाइट। वार्ता के दौरान नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, गौरव श्रीवास्तव, राकेश सेवईवार सहित अन्य मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण काल में जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में आई रक्त की कमी को देखते हुए लगातार समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान कर रही हैं। 28 नवंबर को भी भाऊ परिवार और पठार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर लगभग 11 यूनिट ब्लड डोनेट किया। भाऊ परिवार के संयोजक सौरभ लोधी ने बताया कि कोरोना काल में रक्तदान शिविरों के आयोजित नहीं होने से जिला चिकित्सालय में रक्त यूनिट की कमी बनी थी, जिससे जरूरतमंदों को रक्त की कमी से जूझना पड़ रहा था। हालांकि समय समय में रक्तदाताओं के रक्तदान के कारण रक्त की कमी ज्यादा नहीं रही, किंतु रक्तदान शिविर आयोजित नहीं होने से जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी हमेशा बनी रही। अब अनलॉक प्रक्रिया के बाद सोशल गतिविधियों की छूट के बाद जिले में रक्तदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रक्तदाता सामने आकर पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज पठार संघर्ष समिति के द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचकर लगभग 11 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। उन्होंने कहा कि भाऊ परिवार हमेशा से ही रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करता चला आ रहा है और यह सुखद है कि जिले के लोग रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। 11 सदस्य लगभग बालाघाट जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर से जिला चिकित्सालय बालाघाट पहुंचकर रक्तदान किए। खास बात यह रही कि पठार संघर्ष समिति के सदस्यों में हमारे लगभग 55 वर्षीय बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य साथी ने भी रक्तदान किए। सभी बालाघाट जिले वासियों को ज्ञात है कि वर्तमान में कोरोना संकट के कारण बालाघाट जिला चिकित्सालय के जो कैंप लगते थे, शिविर लगते थे, वे लग नहीं पा रहे, जिसके कारण हम समय समय पे
बालाघाट जिले के जागरूक साथियों, समस्त संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपनी संस्थाओं के माध्यम से बालाघाट जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान करें। और यह प्रयास रंग भी ला रहा है। आज हमें देखने में आया कि 80 किलोमीटर दूर से पठार संघर्ष समिति के 11 सदस्य यहाँ पर रक्तदान करने पहुंचे। दौरान रक्तदान कार्यक्रम में मौजूद पठार संघर्ष समिति के संयोजक दीपक पुष्पतोड़े ने भी इस अवसर पर रक्तदान किया। बताया जाता है कि संयोजक दीपक पुष्पतोड़े ने 19वीं बार रक्तदान किया है। इस दौरान उन्होंने चर्चा में बताया कि आज जिला चिकित्सालय में पठार संघर्ष समिति के द्वारा रक्तदान किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान बहुत ही पुनीत कार्य है। युवाओं को आगे आकर पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान करते रहना चाहिए। बाइट। इस दौरान प्रमुख रूप से दीपक पुष्पतोड़े, देवराज पंद्रे, ताकतराम देशमुख, गिरेंद्र गौपाले, लखन इनवाते, राहुल पांचे, शरद बोरकर, अजय पुष्पतोड़े सहित अन्य मौजूद रहे। जिला अस्पताल बालाघाट में हमारे पठार संघर्ष समिति के द्वारा हम यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए, ये रक्तदान करना बहुत पुनीत कार्य है। और हम समस्त जिलेवासी से, युवाओं से अपील करते हैं कि रक्तदान समय समय पर करते रहना चाहिए और किसी को जीवन प्रदान करना चाहिए। ये हमारे पठार संघर्ष समिति के समस्त जो साथी है, इनके द्वारा कई बार रक्तदान किया गया। मेरा भी ये 19वीं बार रक्तदान है। अतः रक्तदान महादान जीवनदान। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।